कोमल एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। जी हाँ, हमारा चैनल आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आया है जिसमें आप कानून से संबंधित सभी सवालों के उत्तर पाएंगे। जी हाँ, जमीन की खरीद बेच व झगड़े से संबंधित सवालों के जाल से निकालने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पानीपत की जमीन से जुड़े हुए नामी गिरामी एडवोकेट विकास शर्मा जी, जो आपका इस विधि में मार्गदर्शन करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू। आप अपना एक बड़ी परिचय दे दीजिए हमारी जनता को। जी नमस्कार, मेरा नाम विकास शर्मा है। मैं पिछले करीब 20 साल से लीगल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ और शुरुआत से ही मैं लैंड रेवेन्यू में डील करता हूँ और अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करता हूँ कि जिसका भी काम मैंने जिसने भी मुझे एंगेज किया है काम करने के लिए, उसका मैं अच्छे ढंग से काम करूँ। अभी कुछ दिन से इच्छा हुई कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी कम है खरीद बेच के मामले में, ज़मीन की, लैंड रेवेन्यू की, डॉक्यूमेंटेशन की इंफॉर्मेशन कम है। तो मेरी अपनी पर्सनल इच्छा ये थी कि मैं किसी चैनल के माध्यम से नॉलेज स्प्रेड कर पाऊँ ताकि लोगों के साथ चीटिंग के केसेस जो आजकल बहुत बढ़ गए हैं, किसी के साथ भी चीटिंग होती है, किसी के साथ ऑनलाइन चीटिंग हो रही है, किसी के साथ गलत ज़मीन भेज दी गई है, किसी को झगड़े ज़मीन भेज दी गई है, किसी को बैंक में रखी हुई लोन की ज़मीन भेज दी गई है। तो उस तरीके के डिस्प्यूट्स लोगों के साथ ना हो, तो ऐसा तभी हो पाएगा जब उनकी नॉलेज अच्छे से एनहांस होगी। जी सर, अभी आपने चीटिंग और फ्रॉड की बात की कि लोगों के साथ आजकल बहुत हो रहा है। प्रॉपर्टी खरीदते समय लोगों के साथ फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फ्रॉड ना हो इसलिए उन्हें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आपको कोई भी लैंड परचेज करनी है तो आपको सबसे पहले एक अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को एंगेज करना चाहिए जो लाइसेंस्ड हो। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि वो कंसल्टेंट लाइसेंस्ड हो। लाइसेंस्ड आदमी कभी फ्रॉड नहीं करेगा। लाइसेंस्ड आदमी का लाइसेंस नंबर आपके एग्रीमेंट में लिखा जाता है क्योंकि उसको आपसे कमीशन लेना, और वो लाइसेंस्ड आदमी आप सब कभी भी कोई फेक डील नहीं करेगा। ठीक है जी। सेकेंडली, आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन परचेज करने से पहले आपको दी जाती है, भाई आप ये प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसके ये पेपर्स हैं, उन पेपर्स को आपको बड़े अच्छे से सर्च कराना चाहिए किसी अच्छे वकील से या अच्छे डॉक्यूमेंट राइटर से जो इस लाइन के माहिर हैं, जिनको इस लाइन के बारे में हर चीज़ के बारे में जानकारी है। आपको उनको एंगेज करना चाहिए। आपको उनसे अपनी प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में, आपको लोन लेना है या प्रॉपर्टी आपको अपने निजी पूंजी से परचेज करनी है या आपको प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी लेनी है, इस सब के बारे में आपको एक अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्टेशन लेना चाहिए ताकि आपके साथ कोई भी चीटिंग ना हो। सर, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सबसे पहला क्या दस्तावेज होता है जो हमें वकील से तैयार करवाना चाहिए? देखिए, जो भी दस्तावेज आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले दिए जाते हैं उसका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी वो मानी जाती है जिस पर बैंक लोन दे देता है। बेसिकली आप समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक लोन कब देता है। बैंक लोन तब देता है जब प्रॉपर्टी टोटली कंपरेंस फ्री हो। कंपरेंस फ्री मतलब उसके ऊपर कोई झगड़ा नहीं है, कोई बकाया नहीं है, कहीं किसी बैंक में, किसी पंचायत में, किसी डिपार्टमेंट में वो गिरवी नहीं है या उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई लाइबिलिटी नहीं है। बेसिकली कोई उसका उस प्रॉपर्टी वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। मान लो कोई प्रॉपर्टी हुड्डा की है, किसी ने परचेज कर ली है हुड्डा से और अभी उसका हुड्डा का बकाया है और वो बेचने को जाएगा, तो बैंक का जो सिनेरियो है वो ये कि जब तक आप हुड्डा का बकाया पे नहीं करेंगे तो बैंक आपको लोन नहीं देगा, या आप बैंक से हुड्डा का बकाया पे करने के लिए भी लोन लें कि मेरा हुड्डा में इतना बकाया। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप जिस वकील को या अच्छे डॉक्यूमेंट राइटर को आप एंगेज करेंगे तो ये सब चीज़ें पता लगाना उनके लिए बहुत आसान काम है, तो आपके साथ चीटिंग नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, जैसे अब ये है कि आपने अभी भी बताया कि रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, तो कितने साल का रिकॉर्ड है वो हम चेक करें प्रॉपर्टी खरीदते वक्त? तो ऐसा होता है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस बैंक से डील कर रहे हैं। अलग अलग बैंक्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई बैंक आपको 20 साल की तो डॉक्यूमेंटेशन डिमांड करता है, कोई बैंक आपसे 30 साल की डॉक्यूमेंटेशन डिमांड करता है, पर आजकल बहुत सारे प्राइवेट बैंक ऐसे आ गए हैं जो 13 साल की भी एक प्रॉपर्टी चेन को अगर प्रोवाइड उनको हम कर देते हैं तो आपको बैंक लोन कर देते हैं। तो कम से कम मेरा फिर भी मानना है कि जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं
वो 30 साल से कम के रिकॉर्ड में आपको लोन प्रोवाइड नहीं करते। तो 30 साल का रिकॉर्ड मैं मानता हूँ कि कम से कम इंसान को चेक कराना चाहिए, ताकि उसके साथ 30 साल का रिकॉर्ड मिलने के बाद आपके साथ फ्रॉड होने के चांस बड़ा कम हो जाएगा। प्रॉपर्टी के पेपर्स जो सेलर है, सेलर के पास प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स हो, आपको वो खुद से जांच करनी है कि वो ओरिजिनल पेपर उसके पास होने चाहिए। अदरवाइज ओरिजिनल पेपर्स के बारे में मैं बात फिर से बोलना चाहूँगा कि ओरिजिनल पेपर्स क्यों होने चाहिए, क्योंकि जब कभी भी बैंक हमें लोन देता है तो हमसे वो ओरिजिनल पेपर रिसीव कर लेता है। अब मान लो कि किसी ने प्रॉपर्टी में पहले लोन लिया और ओरिजिनल पेपर बैंक में दे दिया और फिर भी फ्रॉड करता है, बाजार में बेचने के लिए जाता है, कोई आदमी खरीदने के लिए तैयार भी हो जाता है, तो ये एक प्रिजम्पशन है कि ओरिजिनल पेपर अगर बंदे के पास नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उसने गिरवी रखी है प्रॉपर्टी, किसी प्राइवेट आदमी के पास गिरवी रखी है या बैंक में गिरवी रखी है, तो उनके पास प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं है। तो इस सब का अगर आप अच्छा वकील एंगेज करते हैं, अच्छा डॉक्यूमेंटेटर एंगेज करते हैं जिनको इस फील्ड की बड़े अच्छे से नॉलेज है, तो वो इन सब चीज़ों को भी बड़े बारीकी से स्कैन कर लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बड़े मिनिमाइज हो जाते हैं। तो जैसे अभी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या प्रक्रिया रहती है, कौन से दस्तावेज तैयार किए जाने चाहिए, कौन से टाइम पे? जैसे अब कई लोग हैं उनको यही नहीं पता कि चरण क्या है। आधे से ज़्यादा दस्तावेज होते हैं वो बनवाते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता इस बारे में, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? प्रक्रिया देखो, आप ये डिपेंड करता है कि आप टाइप ऑफ लैंड क्या परचेज कर रहे हैं। अगर आप कोई हुड्डा की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपको उसका हुड्डा में बकाया चेक कराना है। अब एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो वो प्रॉपर्टी 2 3 4 महकमों से अपना नाता रखती है। जैसे आपका बिजली डिपार्टमेंट से नाता है, आपके घर पे एक बिजली का मीटर लगता है, आपके घर पे पानी कनेक्शन लगता है, आपके घर पे सीवर कनेक्शन होता है, आपके घर पर टेलीफोन कनेक्शन होता है। तो आपकी प्रॉपर्टी अपने आप में 3 4 5 डिपार्टमेंट से जुड़ जाती है। तो आपको उन सब डिपार्टमेंट्स में उस प्रॉपर्टी से के मुकाबले क्या बकाया है वो भी आपको जानकारी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप वो बकाया क्लियर नहीं कराएंगे तब तक आपके साथ समझ लो कि एक तरीके का फ्रॉड होने का चांस बना रहता है। मान लो किसी के ऊपर किसी की प्रॉपर्टी किसी ने सेल करनी है और उसका हाउस टैक्स का बकाया तो हाउस टैक्स के बकाया अगर उसके ऊपर है और वो आपको डिस्क्लोज नहीं करता और आप प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, तो मान लो कल को उसके ऊपर लाखों का बकाया निकल आएगा, तो वो डिपार्टमेंट वालों को इस बात से मतलब नहीं है कि वो प्रॉपर्टी किसी ने बेची थी और उसने झूठ बोल करके बेच दी तो पैसा उससे लेना चाहिए। नहीं, वो पैसा उससे लेंगे जो आज प्रॉपर्टी पर बैठा हुआ, जिसने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है। जो खरीद के प्रॉपर्टी में आ गया वो तो सोच रहा है मैंने बिल्कुल क्लियर प्रॉपर्टी ली है, पर उसके अंदर अगर बैलेंस रहा है बिजली डिपार्टमेंट का, हाउस टैक्स का, नगर निगम का या और भी किसी डिपार्टमेंट का, किसी बैंक का बकाया, तो वो आपको पे करना पड़ेगा और नहीं तो प्रॉपर्टी इन डिफॉल्ट हो जाएगी। जैसे आपने भी बताया कि प्रक्रिया इस तरह है, जैसे कि सबसे पहले उन्हें कौन से दस्तावेज तैयार कराने हैं, LSR है या हाउस टैक्स का कुछ है, वो सब एक बार बता दीजिए। तो जैसे ही दस्तावेज आपको मिलते हैं प्रॉपर्टी क्रय करने के लिए, परचेज करने के लिए, तो आपको सबसे पहले उसका एक एग्रीमेंट लिखवाना होता है। एग्रीमेंट भी वो आपका जो एंगेज किया हुआ एडवोकेट है या आपके जो डॉक्यूमेंट राइटर हैं वो आपको गाइड करेंगे कि इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या लिखवाना चाहिए। फिर आपको जिस भी लोकल टेरिटोरी की तहसील को वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, वो तहसील में उस प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है। जैसे प्रॉपर्टी अगर खसरे नंबरों की है तो उसका लोन का रिकॉर्ड या किसी भी डिस्प्यूट का रिकॉर्ड उसके खसरे नंबर वाली प्रॉपर्टी की जमाबंदी में चढ़ा होता है। तो हमें वो जमाबंदी भी चेक करानी चाहिए। जमाबंदी में एक 12 नंबर कॉलम होता है। 12 नंबर कॉलम में आपके जितने भी इश्यूज उस प्रॉपर्टी को लेकर रखे हैं वो सब उसमें ऑलरेडी लिखे जाते हैं। कोई भी बकाया है, बैंक का बकाया, जब बैंक लोन देता है तो 12 नंबर कॉलम में अपने नाम से लोन चढ़वाता है पहले। तो अगर कोई हम खसरे नंबर की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो हमें 12 नंबर कॉलम जमाबंदी निकलवा करके 12 नंबर कॉलम में हमें उसका रिकॉर्ड ज़रूर चेक करना चाहिए कि उसके अंदर लोन बकाया है या नहीं है। बकाया नहीं है तो हम उसको एनकम्बरेंस फ्री समझ सकते हैं, पर उसके बावजूद भी हमें हाउस टैक्स का
या बिजली का और मीटर का अकाउंट नंबर लेकर के आजकल बड़ा आसान है। हुडा का प्रॉपर्टी है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आपकी हाउस टैक्स की प्रॉपर्टी है, लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई भी बकाया तो वो ऑनलाइन देख सकते हैं। बिजली का बकाया तो ऑनलाइन देख सकते हैं। आजकल इतना टफ नहीं रह गया जितना पहले तो भागना पड़ता था। लोगों को अजीब अजीब तरीके के दलाल टाइप लोगों से दो दो हाथ करने पड़ते थे। काम देरी से होते थे, नहीं भी होते थे, बहुत दिन लोग अंधेरे में रहते थे, काम नहीं होते थे, तो परेशानी बहुत ज़्यादा थी। तो सरकार की भी मैं सराहना करूँगा इस बारे में कि सरकार ने समय दिया इस बारे में, फोकस दिखाया इस बारे में। तो आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, तो जमाबंदी भी ऑनलाइन है। बस ये कि आपको उसको ट्रैक करना आना चाहिए। आपके जितने खसरा नंबर है पूरे हरियाणा के, एक साइट है, एक उसके पूरे खसरा नंबर जो है वो भी साइट पर है। आपकी प्रॉपर्टी किस लोकेशन पर है, आपकी प्रॉपर्टी आपने जिस खसरा नंबर में परचेज की है क्या उसी में लोकेट है, लोकेटेड। ऐसा भी चालाकियाँ होती हैं, शरारतें ऐसी भी होती हैं बेचने वालों की कि प्रॉपर्टी आपकी है मान लो खसरा नंबर 20 में और आपको कब्जा दे दें खसरा नंबर 10 में। तो उसमें आपको आज मालूम नहीं है, पर अगर आपने एक अच्छा एडवोकेट या डॉक्यूमेंट ऑर्डर एंगेज किया तो वो इस बात को ट्रैक कर देगा कि नहीं ये प्रॉपर्टी लेने लायक नहीं है। और आपका हमारे दर्शकों के लिए कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। जो कानूनों के सवाल हैं, जो कानून के सवाल हैं उनके उत्तर जानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। आज की परिचर्चा में इतना ही। ऐसे ही कानूनों से संबंधित सवालों के उत्तर जानने के लिए हमारे साथ हर शनिवार जुड़िए। लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन